देखो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा प्रोस्पेक्टस। ठीक, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है उसको जानने से पहले प्रोस्पेक्टस की नीड क्यों है पहले उसको समझते हैं। इंडिया में बहुत टाइप की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। इन सारी कंपनी को रन करने के लिए क्या लगता है? पैसा। याद है हमने शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों टाइप का चैप्टर पढ़ रखा है। मैंने क्या बोला था, इंडिया में जितनी भी कंपनी है वो दो तरीके से फंड मंगाती है, या तो डेट के फॉर्म में या तो इक्विटी के फॉर्म में। डेट के फॉर्म में या तो इक्विटी के फॉर्म में। मान लो कंपनी किसी से भी पैसा मंगाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। कंपनी अगर पैसा मंगाना चाहती क्या करना पड़ेगा? इनवाइट। तो पहले हम ये समझते हैं कौन सी कंपनी पैसा किस तरीके से मंगाती है। अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी के पास पैसा मंगाने का 4 रूट है, उससे भी ज्यादा। प्राइवेट कंपनी के पास पैसा मंगाने के 2 या 3 ही रूट्स अवेलेबल होते हैं। पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी या तो ओन पैसा लगाती है या तो प्राइवेट कंपनी पैसा मंगाती है मार्केट से। अब प्राइवेट कंपनी जो पैसा मंगाती है मार्केट से वो कैसे मंगाती है? सुनना, प्राइवेट कंपनी के पास पैसा मंगाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा राइट इशू, तीसरा बोनस इशू। याद रहेगा, प्राइवेट कंपनी का पैसा मंगाने का सिर्फ 3 तरीका है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी अपने क्लोज रिलेटिव्स को करती है, और राइट इशू और बोनस इशू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है। राइट इशू और बोनस इशू कंपनी किसको करती है? अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है। क्लियर है? लेकिन पब्लिक कंपनी के पास पैसा मंगाने के ये 3 रूट तो है ही हैं। कौन कौन से? प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, ये तो है ही है। साथ में ये पैसा मंगा सकती है पब्लिक इशू के थ्रू। पब्लिक इशू का मतलब होता है मोर देन 200 लोगों से पैसा मंगाना। अगर कंपनी 200 से ज्यादा लोगों से पैसा मंगा रही है तो इट्स अ पब्लिक इशू, और 200 से कम लोगों से पैसा मंगा रही है तो इट्स अ ये प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रहेगा, कंपनी कितने से ज्यादा लोगों से मंगा रही है? 200 से ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे? पब्लिक इशू। और कंपनी अगर 200 से कम लोगों से मंगा रही है इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ऐसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट कंपनी के पास 3 रूट्स हैं पैसा मंगाने के। कौन कौन से? राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 200 लोगों से पैसा मंगाना। ठीक है, पब्लिक कंपनी के पास पैसा मंगाने के बहुत सारे रूट्स हैं। पब्लिक कंपनी के पास पैसा मंगाने के बहुत सारे रूट्स हैं। कौन कौन से रूट हैं? राइट इशू है, बोनस इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू का मतलब होता है 200 से ज्यादा लोगों से पैसा मंगाना। 200 से ज्यादा लोगों से पैसा मंगाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ पब्लिक इशू। क्लियर है? अब सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? पब्लिक कंपनी इन तीनों चीजों के अलावा इन चीजों से ही पैसा मंगा सकते हैं। आप किसी भी रूट से पैसा मंगाओ, प्राइवेट कंपनी चाहे इस रूट से पैसा मंगाए, पब्लिक कंपनी चाहे इस रूट से पैसा मंगाए, बेटा जिससे भी तू पैसा मंगा रहा है उसको इनवाइट करना पड़ेगा। उसको सपना थोड़ी आएगा कि तुझे पैसे की जरूरत है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इनवाइट करना पड़ेगा। इस इनविटेशन के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये इनविटेशन हम कैसे कर सकते हैं? ये इनविटेशन हम लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू कर सकते हैं। ये इनविटेशन हम सर्कुलर के थ्रू कर सकते हैं। ये इनविटेशन हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ये इनविटेशन हम नोटिस के थ्रू कर सकते हैं। जिस भी मोड के थ्रू आप इनविटेशन कर रहे हो, जिस भी मोड के थ्रू आप इनविटेशन कर रहे हो, इसी इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? इसी इनविटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। यानी कंपनी जो इनविटेशन कर रही है या तो लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू कर रही है, या तो सर्कुलर के थ्रू कर रही है, या तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर रही है, या तो नोटिस के थ्रू कर रही है, इन्हीं सारे तरीके को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस नथिंग, इट्स जस्ट अ इन्विटेशन रूट। लेकिन लॉ मेकर क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस का एक अल्टीमेट गोल है
कि लार्ज पब्लिक को इनविटेशन देना, लार्ज पब्लिक को इनविटेशन देना। ध्यान से याद रखना, प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल तब होता है जब कंपनी 200 से ज्यादा लोगों से पैसे मंगाती है। क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी पे क्या प्रोस्पेक्टस लगेगा? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे या तो लेटर ऑफ ऑफर होता है या तो सर्कुलर होता है। ठीक है? पब्लिक कंपनी में इन 3 चीजों में प्रोस्पेक्टस, लेकिन इसमें प्रोस्पेक्टस लगेगा। ठीक है? तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, सिंपल बोलना, प्रोस्पेक्टस मींस एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, नोटिस, इनविटेशन, लेटर ऑफ ऑफर गिविंग इनविटेशन टू मोर देन 200 पर्सन्स, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है? मेरे नोट्स के पेज नंबर 389 पे देखो, सेक्शन 23 करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 23 प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 23 में ये लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी किस मेथड से इश्यू लाती है। ठीक है? देखो नीचे क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी में आपको A, B और C 3 करके लिखा है मैंने। पहले वाले में क्या लिखा है? पब्लिक ऑफर, इसी को बोलते हैं बेटा पब्लिक इशू। ये 2 टाइप का होता है, IPO और FPO। IPO का मतलब है पहली बार, FPO का मतलब है दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी बार ये मंगाओ। ठीक है? देन प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या बोला था? लेस देन 200 पर्सन, इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। और राइट इशू और बोनस इशू सिर्फ किसको किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसको क्या किया जाएगा? राइट इशू और बोनस इशू। क्लियर है? दूसरा तरीका देखो, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 रूट है, कौन कौन से? प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट और बोनस इशू। अभी थोड़ी देर बाद हम समझने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए नीचे देखो, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन। देखो क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और issued as a prospectus and includes a red herring prospectus. Underline the word red herring prospectus. अभी इसके बारे में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। दूसरा है बेटा सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर किसको? पब्लिक को। अंडरलाइन द वर्ड पब्लिक और लिखो मोर देन 200 पर्सन। पब्लिक का मतलब क्या है? मोर देन 200 पर्सन। पब्लिक का मतलब क्या है? मोर देन 200 पर्सन। 200 से ज्यादा लोगों को आप इनविटेशन कर रहे हो। किस चीज के लिए? फॉर सब्सक्राइबिंग और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। अब मुझे बताओ, सिक्योरिटीज में कुछ भी आ सकता है क्या? बॉन्ड्स, डेट, शेयर्स, कुछ भी आ सकता है ना। तो लोगों के माइंड में गलतफहमी रहता है कि कंपनी ओनली शेयर्स इशू करने टाइम में प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ऐसा नहीं है बेटा, कंपनी जब भी पैसा मंगाएगी किससे? पब्लिक से, तब वो क्या इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस। याद रहेगा? पक्का? पहले पेज में कोई दिक्कत? हाँ, नोट्स सबको दे चुका होता है। देखो, अगर एग्जाम में प्रोस्पेक्टस देखने को लिखने को पूछे कैसे लिखना है, तो देखो मैंने यहां पे 4 फिगर लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस मींस इन्विटेशन ऑफ ऑफर टू पब्लिक। सेकंड पॉइंट, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी। ध्यान से, अब ये इन्विटेशन कंपनी खुद करे या कंपनी किसी और के थ्रू करवाए। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या पढ़ाऊंगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वहां पे कंपनी खुद इशू नहीं करती है, कंपनी किसी और के थ्रू इशू करवाती है। जो भी बंदा इशू करता है ना, वो बंदा मार्केट में जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? नेक्स्ट, द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज। इन्विटेशन किस लिए होना चाहिए? फॉर सब्सक्रिप्शन एंड परचेज। एंड लास्ट, इन्विटेशन मस्ट रिलेट टू शेयर्स और डिबेंचर। इन्विटेशन किस लिए होना चाहिए? फॉर शेयर्स और डिबेंचर। अगर किसी भी सर्कुलर में, इन्विटेशन में या लेटर में ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, समझ जाना वो क्या है? प्रोस्पेक्टस। याद रहेगा? चलो पहले यहां तक रट्टा मारो। पब्लिक कंपनी के पास पैसा मंगाने के कितने रूट हैं? 4। कौन कौन से? पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट।
पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? पब्लिक इशू मोर देन 200 लोग, प्राइवेट प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू 200 लोग, जबकि राइट इशू और बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? प्राइवेट कंपनी कितने रूट से मंगाती है? 3 रूट। कौन कौन से? प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। खत्म। कोई दिक्कत? अब बताओ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? किसी भी टाइप का लेटर, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का इनविटेशन ऑफर, किसी भी टाइप का सर्कुलर, किसी भी टाइप का एडवर्टीजमेंट जिसके थ्रू इनवाइट कर रहे हो किसको? पब्लिक को, मतलब 200 से ज्यादा लोगों को। फॉर व्हाट? सब्सक्राइबिंग द शेयर्स और डिबेंचर, हम क्या बोलेंगे? वो प्रोस्पेक्टस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पे, उसी पेज पे बेटा 390 पेज पे केस लॉ का सिर्फ पहला केस लॉ याद रखना, बाकी केस लॉज अपने काम के नहीं हैं। देखो वहां पे लिखा हुआ है ना, एडवर्टीजमेंट इन ए न्यूज़पेपर इज अ प्रोस्पेक्टस। बेटा एक बात मुझे बता, तूने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला, 200 लोग ही पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रोस्पेक्टस। लेकिन सेकंड केस में देखो क्या लिखा है, अ सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन डज नॉट सेटिस्फाई द टर्म इशू। क्या बोला था? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 200। क्लियर? बस ये 2 केस आप करना, बाकी सब केस छोड़ देना। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे अब आते हैं बेटा, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। सुनो इधर, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर हेडिंग बना दो सेक्शन 26, दैट इज कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 26 किसको डील करता है बेटा? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। उससे पहले जो भी लिखा हुआ उसको कट कर देना, ये हेडिंग बना के उससे पहले जो भी लिखा हुआ उसको कट कर दो। चलो क्या पढ़ रहे हम? सेक्शन 26 किसको डील करता है? चलो अब कंटेंट में क्या क्या चीज होता है सुनना। सबसे पहले जब भी प्रोस्पेक्टस बनता है तो ऑब्वियसली सी बात है किसका नाम लिखा होगा? कंपनी का। उसके अलावा किसी और का नाम होगा क्या? फिर और उसमें किसका नाम लिखा होगा? प्रमोटर का। करेक्ट है? इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोस्पेक्टस में वो होता है डेट। क्या होता है? डेट। किस दिन इशू किया जा रहा है प्रोस्पेक्टस, उसका डेट आप लिखोगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब कंटेंट में बताओ क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, प्रोस्पेक्टस से क्या इनवाइट करना चाहते हो? शेयर्स और डिबेंचर। कितने शेयर्स? ध्यान से याद रखना, प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर्स प्लस उसका फेस वैल्यू दोनों लिखा होता है। लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले कंपनी आरएचपी इशू करके, क्या इशू करती है? रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस। वो इशू करके पहले ये पता लगाता, अपना सिर्फ क्या बताती है? मुझे कितना पैसा मंगाना है। आरएचपी में कभी भी ये नहीं लिखा होता है नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। आरएचपी में सिर्फ ये लिखा होता है कंपनी कितना पैसा मंगाएगी और एक शेयर्स का इशू प्राइस कितना है। आरएचपी में क्या लिखा होता है? आरएचपी का नाम क्या है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? अमाउंट कितना मंगाएगी कंपनी और एक शेयर्स का प्राइस कितना है। इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं लिखा होता। जब उस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से कंपनी को फेट ऑफ एप्लीकेशन पता चल जाता है, तब वो डिसाइड कर लेती है कि उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो वो क्या नहीं इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। समझा? कोई भी कंपनी पहले क्या इशू करती है? आरएचपी। आरएचपी इशू करके उनको इतना पता चल जाता है कि मेरे कंपनी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद वो अल्टीमेटली क्या निकालती है? प्रोस्पेक्टस। याद रहेगा? आगे देखो, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है? द प्रोस्पेक्टस शैल हैव द सच कंटेंट रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस सेक्शन। आगे प्रोस्पेक्टस में 2 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है बेटा। पहला तो डेटिंग और दूसरा है एक्सपर्ट की ओपिनियन। दूसरा क्या है? एक्सपर्ट की ओपिनियन। अब ये एक्सपर्ट कौन होगा ये सुनना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एक्सपर्ट। एक ऐसा बंदा जो ना तो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, जो ना तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व है, यानी टोटली कहां का बंदा होना चाहिए? आउटसाइडर। वही क्या बनेगा बेटा? एक्सपर्ट। अगर गलती से भी तेरे प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट तेरा इनसाइडर हुआ, याद रखियो आरओसी तेरे प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर ही नहीं करेगा।
और जब तक आरओसी प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर नहीं करता है कोई भी कंपनी इशू नहीं ला सकती। यानी कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्ट इशू मंगाना चाहती है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस, और उसको अप्रूव किससे करवाना पड़ेगा, आरओसी से, तो ही इशू ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन ध्यान से, पब्लिक कंपनी होती है तो आरओसी के अलावा और किससे अप्रूव करवाना पड़ेगा, सेबी से। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट a prospectus inviting person to subscribe for the shares in or debenture of a company shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or in the management of a company। यही मैंने बोला, ये टोटली कौन सा बंदा होना चाहिए, आउटसाइडर। यानी प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की ओपिनियन मैंडेटरी है, प्रोस्पेक्टस में डेटिंग मैंडेटरी है, प्रोस्पेक्टस में 26 का कंटेंट मैंडेटरी है। ये सब आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये सब इग्नोर कर दिया तो आरओसी क्या नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा। रजिस्टर नहीं करेगा तो वो प्रोस्पेक्टस तुम मार्केट में इनवाइट नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आ दो, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारा जब भी सेक्शन 26 एग्जाम में पूछे सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ दो, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन। लॉमेकर क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करने से पहले, प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करने से पहले आप उसको क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे। किससे, रजिस्ट्रार से। ठीक है, और देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, द कॉपी सेंट फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी साइंड बाय द एवरी पर्सन हु इज नेम इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखना, जब प्रोस्पेक्टस आप साइनिंग के लिए भेजोगे किसके पास, आरओसी के पास, तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, ऑथेंटिकेट होना चाहिए बेटा बाय अ डायरेक्टर और अ प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड। जब भी आप प्रोस्पेक्टस भेजोगे उसके साथ अटैच करोगे, पहला कंटेंट, कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट। अभी हमने पढ़ा था 26 में किसकी ओपिनियन लेनी होती है, एक्सपर्ट की। याद क्या रखना है, वो एक्सपर्ट बाहर वाला होना चाहिए, अंदर वाला। नेक्स्ट, कंसेंट इन राइटिंग ऑफ पर्सन। कौन से पर्सन बेटा, जिसको तुमने नाम लिखा है कि ये मेरा ऑडिटर है, ये मेरा लीगल एडवाइजर है। प्रोस्पेक्टस में नाम लिखेगा ना तो कि ये तेरा ऑडिटर है, ये तेरा लीगल एडवाइजर है, ठीक है, वो तेरा अटॉर्नी है, उसका साइन भी चाहिए। तो देखो साइन दो लोगों के चाहिए, पहला किसका, डायरेक्टर का, और उसके ऑथराइज्ड एजेंट का दूसरा, आउटसाइडर। आउटसाइडर में कौन, एक्सपर्ट, और तीसरा जो भी तुम्हारे लीगल एडवाइजर हैं, ऑडिटर है, उनका साइन चाहिए। क्लियर है? आगे, कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। सुनो, जब भी प्रोस्पेक्टस भेजोगे अगर तुमने अंडरराइटर अपॉइंट कर रखा है तो उसका एग्रीमेंट का कॉपी चाहिए। अंडरराइटर क्यों अपॉइंट करते हैं, कंपनी को कभी कभी डर लगता है कि पता नहीं मेरे शेयर सब्सक्राइब होंगे या नहीं, तो कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए क्या अपॉइंट कर लेती है, अंडरराइटर। थोड़ी देर में बताऊंगा अंडरराइटर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करेगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, कितने शेयर्स को अंडरराइट करेगा, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे, द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ए स्टेटमेंट दैट अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ऑल्सो इंडिकेटिंग द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट गिविंग द नेम्स delivered with it. The prospectus must be issued within 90 days of delivery of copy of the same to the ROC either by the newspaper advertisement or otherwise। ध्यान से याद रखना, prospectus जो है जब भी आप डिलीवर करोगे, प्रोस्पेक्टस जो है जब भी आप रजिस्टर करवा दोगे, रजिस्टर करवाने के 90 डेज के अंदर में क्या करना है बेटा, इशू करना है फॉर इनविटेशन। सर 90 डेज के अंदर में नहीं इशू किया तो दोबारा से अप्रूव करवाना पड़ेगा। याद रहेगा? पक्का? तो बताओ सेक्शन 26 समझ में आ गया? चलो अब आपसे एक सवाल है, बिना नीचे देखे हुए बोलो, आरओसी कब तेरे प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने से मना कर देगा? एज पर सेक्शन 26 नहीं होगा और साइन नहीं होगा, डेट नहीं तूने डाला होगा, साइन करवाया लेकिन वो साइन करने वाला बंदा जो एक्सपर्ट है वो अंदर वाला था, ऑडिटर्स के साइन नहीं थे, ठीक है, लीगल एडवाइजर का साइन नहीं था, तो ऐसे केसेस में आरओसी तेरे प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने से मना कर देगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट रहता है, सीधा सीधा एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द केसेस वेयर आरओसी विल नॉट रजिस्टर द प्रोस्पेक्टस। देखो लिख दिया मैंने तुम्हारे नोट्स में, पहला इट इज नॉट डेटेड,
दूसरा, इट डज नॉट हैव द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, रिपोर्ट एंड declaration. It contain a statement or report of expert engaged or interested in the formation or promotion of a company. मैंने क्या बोला था, अंदर वाला नहीं होना चाहिए. It includes a statement purport to be made by an expert without a statement that has been given has not withdrawn his consent to the manner in the inclusion therein. It does not contain consent in writing of director. And it is not accompanied by the consent in writing of auditor or legal advisor. ये क्वेश्चन बेटा रट के जाना, ठीक है. दो टॉपिक अभी तक जो टॉपिक पढ़ा उसमें से दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 26 और ये प्रोस्पेक्टस कब आरओसी रजिस्टर करने से मना कर देगा. याद रहेगा पक्का. तो अभी तक इस चैप्टर के दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोस्पेक्टस यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा, लेकिन प्रोस्पेक्टस के कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं. प्रोस्पेक्टस के कुछ एसोसिएटेड क्या है बेटा, टर्म्स हैं. अपन को उस टर्म्स को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से. ये एसोसिएटेड टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है. पहला है वॉलेंटरी स्टेटमेंट. पहला क्या है बेटा, वॉलेंटरी स्टेटमेंट. इसी का दूसरा नाम है गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. ठीक है, ध्यान सुनो बेटा. पहला क्या बोल रहा हूं, पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वॉलेंटरी स्टेटमेंट और इसी को हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. सुनने पे ध्यान देना. वॉलेंटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक बात मुझे बताओ. अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, प्रोस्पेक्टस जब भी बनेगा किसका कंटेंट होगा, 26 वाला. ठीक है, मान लो जय किसी कंपनी का प्रमोटर है. ठीक है, जय ने इतना पढ़ रखा है कि भैया प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, 26 के कंटेंट डालने पड़ेंगे. जय ने 26 के कंटेंट डाल दिए. ठीक है, अब ये आरओसी से पूछ रहा है सर सुनो ना, मैं अपनी तरफ से कुछ और कंटेंट डालूं क्या, चलेगा? लॉ मेकर ने बोला हां चलेगा, लेकिन ध्यान से, तू जो भी कंटेंट डाल रहा है तेरे डालने की वजह से पब्लिक का राइट इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर तू जो कंटेंट डालेगा उसकी वजह से पब्लिक का राइट इफेक्ट होगा तो वो कंटेंट तू मत लिख. अदरवाइज तू वॉलेंटरी स्टेटमेंट लिख सकता है. ध्यान से याद रहेगा. तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि वॉलेंटरी स्टेटमेंट का मतलब है सेक्शन 26 जो तुमने लिखा वो तो रहने ही दो, प्लस उसमें अपना खुद का स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, बट ये स्टेटमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए. तेरी वजह से इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए. याद रहेगा. अच्छा, जब ऐसी बात जय को बोला तो जय ने बोला सर एक काम करूं, मैं सिर्फ अपना कंटेंट डालूं, आपका इग्नोर करूं. बोला नहीं, ये नहीं चलेगा. समझा? तुझे अपना कंटेंट डालना है डाल, लेकिन हमारे कंटेंट को तो इग्नोर नहीं करेगा. तो 26 पूरा लिख. ठीक है, उसके बाद तू अपने कंटेंट डाल. दिस इज द प्रोसेस. अगर जय ने 26 के कंटेंट को फॉलो किया और अपने भी कंटेंट को फॉलो किया, दोनों मिला के प्रोस्पेक्टस बनाया, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. समझा? क्लियर है? अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है. गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि आपने 26 पूरा फॉलो किया और अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डाला, लेकिन तू सिर्फ अपनी स्टेटमेंट डाल रहा है, तो ये गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस नहीं है. तो अगर एग्जाम में तुझे ऐसा पूछे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉलेंटरी स्टेटमेंट या फिर गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, समझ जाना वो इसकी बात कर रहा है. समझा? देखो मेरे नोट्स में यही लिखा हुआ है. मेरा क्या लिखा है देखो, इन एडिशन टू द कंपल्सरी पर्टिकुलर्स, अंडरलाइन द वर्ड कंपल्सरी पर्टिकुलर्स, वहां पे लिख दो सेक्शन 26. कंपल्सरी पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, सेक्शन 26. पीछे फॉरवर्ड कर देना. Any other information may be usually is volunteered in the prospectus. Hence, any statement which is given at the violation of the company without the requirement of law is known as voluntary statement in a prospectus. मतलब 26 के अलावा तू जो भी लिख रहा है वो सब क्या है, voluntary statement. Second paragraph. The intending buyer of a shares is entitled to all true disclosure in the prospectus. एक बात मुझे बता बेटा, कंपनी का पब्लिक इशू आया, तूने पब्लिक इशू में पैसा डाला, किस उम्मीद पे डाला कि कंपनी जो भी बोल रही है वो सब सही बोल रही है, कुछ भी गलत, यही भरोसा था ना.
लेकिन मान ले कंपनी ने तेरे भरोसे को तोड़ दिया, हु इज लाइबल? कोई ना कोई तो लाइबल हो। कौन लाइबल होगा? जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया, जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया। A prospectus must therefore tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Also, it must not conceal any fact. Conceal का मतलब होता है छुपाना। Which out to be disclosed. Which out to be disclosed का मतलब क्या है? जो mandatory to be disclosed करना चाहिए था, उसको छुपा मत। आगे, in brief, the true nature of the company's venture and the position should be disclosed. This is called golden rule of framing of prospectus या drafting of prospectus. आया समझ में या नहीं? पक्का? तो पहला समझ में आ गया, वॉलंटरी स्टेटमेंट या गोल्डन रूल ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। चलो, सेकंड कंसेप्ट है हमारा बेटा एब्रिज प्रोस्पेक्टस। सेकंड कंसेप्ट क्या है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रिज? स्मॉल वर्जन। एब्रिज का मतलब क्या है बेटा? स्मॉल वर्जन। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। सबसे पहली बात, एब्रिज प्रोस्पेक्टस सब जगह पे अप्लाई नहीं होता। एब्रिज प्रोस्पेक्टस सब जगह पे अप्लाई नहीं होता। एक बात मुझे बताओ, प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं? जब पब्लिक इशू लेके आते हैं, मतलब 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, तो जहां पे प्रोस्पेक्टस होगा वहां पे एब्रिज होगा। लेकिन एक बात मुझे बता, जब राइट इशू करते हैं, बोनस इशू करते हैं, अंडरराइटिंग इशू करते हैं, तो क्या वहां पे प्रोस्पेक्टस भेजते हैं? नहीं। तो क्या वहां पे एब्रिज होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, क्या वहां पे प्रोस्पेक्टस भेजते हैं? नहीं। तो क्या वहां पे एब्रिज होगा? नहीं। एब्रिज का मतलब क्या है? स्मॉलर वर्जन। मतलब क्या? प्रोस्पेक्टस बेटा बहुत बड़ा होता है, 30, 40, 50, 60, 100 पेज तक के होते हैं। मुझे बताओ, इतना पेज पढ़ने के लिए इन्वेस्टर के पास टाइम है? नहीं। इन्वेस्टर क्या देखना चाहता है? तुम्हारे की फीचर्स। एक बात मुझे बताओ, अपन भी फ्लिपकार्ट पे अगर कोई आर्टिकल, ओ भाई, अपन भी फ्लिपकार्ट पे आर्टिकल जब बुक करते हैं तो क्या आर्टिकल के सारे कंटेंट पढ़ते हैं? सिर्फ क्या पढ़ते हैं? की फीचर्स। ऑन द सेम लाइन, जब कोई इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हम क्या देखेंगे? ओनली की फीचर्स देखेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम containing such silent feature of the prospectus as may be specified by the SEBI by making regulation in this behalf. As per section 33 provides that no application form can be issued by a company inviting subscription for any security unless it is accompanied by the abridged prospectus. तो रट्टा क्या मारना है? Whenever there is a public issue, there must be abridged prospectus. याद रहेगा। और कौन सा सेक्शन ये बोलता है? 33। कौन सेक्शन बोलता है ये? 33। Whenever there is a public issue, there must be a abridged prospectus. जब भी पब्लिक इशू होगा तो abridged prospectus तो पक्का होगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे, देयर आर हाउएवर फॉलोइंग एक्सेप्शन। लेकिन 33 देखो मैंडेटरी बोल दिया ना, 33 की वजह से क्या हो गया? अपन को एब्रिज प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ था? कुछ केस में प्रोस्पेक्टस लगते ही नहीं। लेकिन 33 क्या बोल रहा है? मैंडेटरी। तो बाद में लॉ मेकर ने इसका क्या निकाल दिया? एक्सेप्शन। क्या बोला? 3 केसेस में एब्रिज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला, राइट इशू। बेटे राइट इशू में क्या जाता है? लेटर ऑफ ऑफर। राइट इशू में क्या जाता है? लेटर ऑफ ऑफर। तो वहां पे एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। देन द फॉर्म इज इशूड इन कनेक्शन विद द इन्विटेशन टू ए पर्सन टू एग्री टू अंडरराइट द सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग इश्यूज, तो पहले वाले में याद रखो कौन सा है बेटा? राइट इशू। दूसरा क्या है? अंडरराइटिंग इशू। और तीसरा क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रहेगा पक्का? तो ऐसे याद रखो, राइट इशू बोनस इशू में एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं जाता, अंडरराइटिंग इशू में एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं जाता, प्राइवेट प्लेसमेंट में एब्रिज प्रोस्पेक्टस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सर इसके साथ प्रोस्पेक्टस ही नहीं जाता। क्लियर है? नेक्स्ट आ दो। It may be noted that a copy of prospectus shall, on the request being made by any person before the closing of subscription list, an offer be furnished to him. ध्यान से, जो प्रोस्पेक्टस होता है उसकी कॉपी आपको किसको फर्निश कर, अगर किसी ने डिमांड कर दिया तो आप उसको फर्निश कर देना। कब? क्लोजिंग होने से पहले पहले। याद रहेगा? चलिए सुनो, कंपनी जब भी पब्लिक इशू लेके आती है तो पब्लिक इशू ओपन करने का एक टाइम होता है। अब ध्यान से बेटा वो टाइम सुनना। ओपनिंग ऑफ ऑफर, ट्रिपल ओ, ओपनिंग ऑफ ऑफर, ये मिनिमम 3 दिन के लिए होता है और मैक्सिमम 10 दिन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर 16 तारीख को कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो 16, 17 और 18 ये 3 दिन तो कम से कम कंपनी ओपन ही रखेगी, ठीक है। तो 19 को क्लोज कर दे चलेगा, लेकिन कोई भी कंपनी 17 को क्लोज नहीं कर सकती, समझा, याद रहेगा। अब जो पब्लिक इशू आता है उसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर होते हैं, कुछ छोटे इन्वेस्टर होते हैं। बड़े इन्वेस्टर को नाम दिया गया है QIB, आप इसको एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हो, ठीक है, एंकर इन्वेस्टर बोल सकते हो। QIB का पोर्शन, QIB का क्लोजिंग नॉर्मल लोगों के क्लोजिंग से पहले हो सकता है। मान लो नॉर्मल लोगों का मैंने 5 दिन बोला, तो QIB को मैं 4 दिन कर सकता हूं, लेकिन किसी भी हालत में QIB को 3 से लेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब कुछ समझ में आ रहा? 3 दिन तो सबके लिए ओपन रहेगा, यानी कोई कंपनी आज पब्लिक इशू लेके आ रही है तो हम कल नहीं क्लोज कर देंगे, परसों नहीं क्लोज कर देंगे, 3 दिन तो ओपन रखेंगे ही रखेंगे, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10। अब एक बात समझना, कंपनी अगर पब्लिक इशू लाती है तो बेटा उसमें प्राइस होता है, इतने प्राइस पे हम शेयर्स बेचेंगे। कभी कभी देखा ना आपने, कंपनी का पब्लिक इशू आया पहले दिन 16 तारीख को, किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। इसका मतलब कंपनी को क्या समझ में आ रहा है, उसका प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस को क्या करेगी, वो अपना डाउन करेगी। मान लेते हैं 16 तारीख को कोई इन्विटेशन नहीं आया, तो कंपनी प्राइस को क्या करने जा रही है, डाउन। अब सुनना, डाउन कितना करेगी, जो भी तेरा प्राइस है उसको 20% फॉल करना है। कितना? अगर मान ले तेरा प्राइस बैंड 100 से 120 का है, प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है, मिनिमम 100 में लूंगा, मैक्सिमम 120 का शेयर्स एक्सेप्ट करूंगा, करेक्ट है। अब अगर मान लो 100 से 120 का प्राइस लोगों को नहीं भाया, तो 17 तारीख को कंपनी क्या करेगी, कम करेगी। कितना कम करेगी, 100 को 20%, तो कितना हो जाएगा 80। और इसका अपर कैप कितना होगा, ध्यान सुनो, ये जो लोअर वाला होता है ना, इसको बोलते हैं, इस दोनों को बोलते हैं प्राइस बैंड। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस बैंड, ठीक है। और ये जो अपर कैप होता है उसको बोलते हैं कैप, मैक्सिमम, और ये क्या है, मिनिमम। हमेशा पहले छेड़ना किसको है, मिनिमम को। कितना डाउन करोगे, 20%। जब मिनिमम 20% डाउन हो जाएगा तो अब इसी का 20% यानी 120% बोल दो हायर होगा, तो 80 का 120% कितना होगा, 96। समझा। अब अगर मान लो कल के दिन 17 तारीख में 80 और 96 के प्राइस बैंड में भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब पैसा भी ज्यादा है, तो 18 तारीख को क्या करेगी कंपनी, 80 से और 20% डाउन करेगी, और जो भी आएगा उसका 120% क्या होगा, कैप। इतना याद रहेगा ध्यान से। जब भी प्राइस बैंड रिवाइज होता है, अगेन 3 दिन के लिए ओपन होगा। मान ले 17 को प्राइस बैंड रिवाइज हुआ, 17, 18, 19, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा, लेकिन ये मैक्सिमम कभी चेंज नहीं होता, 10 ही दिन रहता है। आया समझ में, याद रहेगा पक्का। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, याद रहेगा। चलिए, ये बुक में लिखा नहीं है बैठने, जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए समझाया। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 दिन। क्लियर है। चलिए, अब एक कंसेप्ट है बेटा, उसका नाम है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सुनना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखो, कंपनी जब भी इशू मंगाती है, क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। अब इसका नाम डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्यों पड़ा, समझना। रफ कर दूं, देखो ये कंपनी है और मान लेते हैं ये लोग कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक। प्रमोटर अपनी होल्डिंग ऑफलोड करना चाहता है मार्केट में, समझा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। यानी प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में ज्यादा है, तो प्रमोटर चाहता है कि मैं अपनी होल्डिंग मार्केट में क्या कर दूं, ऑफलोड कर दूं। प्रमोटर ने पहले मार्केट का नहीं सोचा, प्रमोटर ने सोचा मैं अपनी होल्डिंग अपने रिलेटिव को दे देता हूं, लेकिन उसको एक डर हो गया, अगर मैंने अपनी होल्डिंग रिलेटिव को दे दी, मान लेते हैं ये प्रमोटर है, इसकी होल्डिंग कंपनी में 60% है, 40% मार्केट में, ये सोच रहा है कि मैं अपनी 30% की होल्डिंग अपने भाई को दे देता हूं। मैं 30% की होल्डिंग भाई को दे दी तो इसके पास कितना बचेगा, 30%। मार्केट में कितना है, इसके भाई ने मार्केट से 20% खरीद लिया, होल्डिंग कितनी 50, और इसकी कितनी 30,
क्या बन जाए, कंपनी का टेक ओवर हो जाएगा। वो डर गया, भाई रिलेटिव को नहीं दूंगा। तो इसने क्या सोचा कि मैं अपना शेयर्स रिलेटिव को ना देके मार्केट में बेचता हूं। मार्केट में अगर बेचूंगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर को इन्विटेशन जाएगा, और जब लार्ज नंबर को इन्विटेशन जाएगा तो क्या होगा, शेयर्स छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो किसी की भी होल्डिंग मेरे से ज्यादा नहीं हो पाएगी। आ रही है बातें समझ में? ऐसा करने के लिए कंपनी एक मीडिएटर को अपॉइंट करती है। तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है, कंपनी के थ्रू अपना शेयर्स बिकवाना चाहता है, तो मीडिएटर अपॉइंट होगा इशू हाउस एजेंट। क्लियर है? कंपनी अपना सारा शेयर्स किसको दे देगी, इशू हाउस एजेंट को, और इशू हाउस एजेंट उसको मार्केट में क्या करेगा, ऑफलोड करेगा। अब एक बात मुझे बता, क्या इशू हाउस एजेंट कंपनी है, अपना शेयर्स बेच रहा है? वो किसका शेयर्स बेच रहा है, कंपनी के प्रमोटर का। मैंने अभी क्या बोला था, कंपनी खुद प्रोस्पेक्टस इशू करेगी या उसके बिहाफ पे कोई और करेगा। तो अब अगर ये मार्केट में इनवाइट करेगा तो ये भी तो इनविटेशन देगा कि लोगों को सपना आ जाएगा। तो ये जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू इनवाइट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आया समझ में? डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कांसेप्ट क्या है, जब कंपनी खुद ना करके किसी के थ्रू क्या करवा रही है, पब्लिक इशू। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। याद रहेगा ध्यान से। ये कांसेप्ट कहां पे लगता है, व्हेन देयर इज ए ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को मार्केट में बेच रहा है। याद रहेगा, सिर्फ कंसेप्ट ये मत सोचना कि प्रमोटर ही मार्केट में शेयर्स को बेच रहा होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी शेयर्स को अगर मार्केट में बेच रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अ ऑफर फॉर सेल। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में मारुति कंपनी गवर्नमेंट की थी। ठीक है, मारुति ने यानी गवर्नमेंट ने अपना ऑफर फॉर सेल किया था सुजुकी जापान को। समझ में आया? तब जाके कंपनी क्या बनी थी, मारुति सुजुकी। याद रहेगा पक्का? तो पहले मारुति कंपनी गवर्नमेंट की थी, बाद में इसका क्या होगा, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेच दिया, किसको, सुजुकी जापान को। समझा? पक्का? चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट any document by which the offer or sale of a shares or debenture to the public is made shall for all purpose be treated as a prospectus. The document offer for sale is an invitation to the general public to purchase the shares of a company through intermediary. क्या लिखा है intermediary का नाम मैंने, issue house agent, such as issue house or a merchant bank. A company may allot or agree to allot any shares or debentures to issue house without there being any invitation on the part of the company to take shares or debenture available directly to the public through issue of a prospectus. The issue house in turn makes offer for sale to the public. मैंने क्या बोला, कंपनी पहले किसको देती है, इशू हाउस को, और इशू हाउस फिर किसको देता है, पब्लिक को। कोई दिक्कत है? आगे, In order to constitute offer for sale, either of two condition must be satisfied. ध्यान से, अब ये कंडीशन याद रखना है बेटा, विदाउट इस कंडीशन के तू ऑफर फॉर सेल नहीं कर सकता। पहली कंडीशन देखो क्या लिखा है, ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वॉज मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉटमेंट। कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझता हूं। प्रमोद ने टाटा कंपनी की 22% की होल्डिंग ले रखी है, करेक्ट है। अब प्रमोद अपना 7% की होल्डिंग कम करना चाहता है। 22 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 15। यानी अभी अपनी होल्डिंग 15 करना चाहता है, 7% मार्केट में सेल करना चाहता है। बोला जो 7% शेयर्स ये मार्केट में सेल करना चाहे वो शेयर्स इसने कम से कम 6 महीने होल्ड करके रखे हो। 6 महीने होल्ड करके रखे हो तभी बेच सकता है। मतलब अभी अभी पिछले महीने इसको कोई शेयर्स अलॉट हुआ, क्या उसका ऑफर फॉर सेल होगा, नहीं होगा। कम से कम कितने महीने होल्ड करने पड़ेंगे, 6 महीने। पहला कंडीशन समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या, जितना भी सेल करना चाहता है वो 6 महीने होल्डिंग होनी चाहिए। आगे, एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय इट। मतलब क्या, जो ये शेयर्स बेच रहा है ना वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। जो ये शेयर्स बेच रहा है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बात मुझे बताओ, पार्टली पेड अप शेयर्स है तो क्या इसका शेयर्स है, नहीं ना। कंपनी ने क्या क्रिएट कर रखा है उसके ऊपर, लियन ना, तो तेरी औकात ही की तरह भाई शेयर्स बेचने की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? याद रहेगा। चलिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स
an exception to the issue of prospectus. Here the company allot the shares to the issue house, which in turn makes an offer for sale to the public. The document by which offer for sale is made by issue house, although not being issued by the company, shall be deemed to be a prospectus issued by the company. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? Deemed prospectus. याद रहेगा? पक्का? अच्छे से क्लियर हुआ? डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स आता है इसके ऊपर। अब मैं भी अगर टेस्ट में पूछूं डीम्ड प्रोस्पेक्टस तो मुझे सारी कहानी लिख के बताना, सीधा ये मत लिख देना अच्छा कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किया, कंपनी ने इशू हाउस को दे दिया, इशू हाउस ने इंटर्न दे दिया और फिर आके खड़े हो जाना सर 5 नंबर। क्या समझा भाई? पूरा कंटेंट लिखो, कंटेंट प्रिसाइज होगा चलेगा लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, समझा? चलिए, तो कितने कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ लिए? वॉलेंटरी स्टेटमेंट पढ़ लिया, दूसरा एब्रिज पढ़ लिया, तीसरा डीम्ड। ये सब बेटा प्रोस्पेक्टस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। क्लियर यहां तक? चलिए, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है इसका? चलो ध्यान से स्पेलिंग देखना बेटा जरा, इसका क्या है? प्रोस्पेक्टस का स्पेलिंग तो पता है, एक होता है SELF और यहां पे जो लिखा है क्या लिखा हुआ है? दोनों का डिफरेंस क्या है? एक में H है, एक में ये शेल्फ का मतलब होता है खुद से, और यहां वाला जो शेल्फ इसका मतलब क्या होता है? बुक शेल्फ वगैरह जो अपन बोलते हैं। अब इसका नाम सेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर है, इसका लॉजिक समझाता हूं बेटा और क्या कंसेप्ट है ये सुनो। एक कंपनी अगर पब्लिक इशू लाना चाहती है तो बेटा प्लानिंग करना पड़ता है, और आपको पता है कंपनी को पब्लिक इशू प्लान करने के लिए तकरीबन 1 साल लगता है। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर क्या बोलता है, जिस दिन कंपनी आरओसी को प्रोस्पेक्टस भेजेगी रजिस्टर करवाने के लिए, उससे 30 दिन पहले, कितने दिन पहले? सेबी को भेज। करेक्ट है? अब अगर सेबी ने तेरे प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अप्रूव नहीं किया तो मॉडिफिकेशन ऑर्डर दे देगा। अब बोला जिस दिन मॉडिफिकेशन ऑर्डर आया उसके 12 महीने में प्रोस्पेक्टस इशू हो जाना चाहिए, तो टाइम लगेगा कंपनी को। प्रोस्पेक्टस अब दोबारा से मॉडिफाई होगा, फिर आरओसी को, फिर सेबी को भेजेंगे, फिर सेबी उसमें कोई ना कोई नुकसान निकालेगा और फिर बोलेगा ये गलत है। इसलिए प्रोस्पेक्टस अप्रूव कराने में क्या लग जाता है बेटा? टाइम। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे आज पैसे की जरूरत है और पैसा मुझे 1 महीना बाद मिले, वो पैसा मेरे काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, भैया कुछ कंपनीज ऐसी है जिनको पैसे की नीड आज है तो आज ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंपनी कौन सी है? बैंकिंग। बैंकिंग कंपनी का मेन धंधा ही क्या है? लैंडिंग एंड बोरोइंग। लैंडिंग एंड बोरोइंग, किसी से लेगा तो किसी को देगा। करेक्ट है? अगर उसका मेन बिजनेस लैंडिंग एंड बोरोइंग है तो बेटा उसको पैसे की नीड बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंपनी के लिए ये कंसेप्ट निकाला गया, क्या बेटा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब देखो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल को कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी और उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू मल्टीपल टाइम्स उस साल में पैसा मंगा सकती है। मतलब प्रोस्पेक्टस कब बना? 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में तुझे जितनी बार पैसे मंगाने की जरूरत पड़ी तो कभी सेबी के पास नहीं गया, क्योंकि 1 अप्रैल को सेबी से अप्रूव करवा चुका था। उसके बाद बार बार उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या करने लगा? पैसा मंगाने लगा। ठीक है? अब है बोल रहा अमित सर फिर तो एक दिक्कत है। सुन बेटा, 1 अप्रैल को कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया। एक बात मुझे बता, प्रोस्पेक्टस जब बनाया होगा सेक्शन 26 के कंटेंट फॉलो किए होंगे तूने। अब है क्या बोल रहा सर, जब मैंने सेक्शन 26 का कंटेंट बनाया तो उसमें क्या लिखा? प्रमोटर का नाम, क्या लिखा? डायरेक्टर, और क्या लिखा? कितने का इशू मंगाऊंगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता दी, कंपनी का सारा करंट डिटेल मैंने बता दिया, और ये रजिस्टर करवा लिया किससे? आरओसी से। मान लेते हैं 1 अप्रैल को आरओसी ने अप्रूव कर दिया, इसने 5 अप्रैल को पैसा मंगाया पब्लिक से। ठीक, इसके बाद इसकी कंपनी को और नीड पड़ी पैसे की, अब वो पैसा मंगा रहा है 7 जुलाई को। कब मंगा रहा है? 7 जुलाई को भी कौन सा प्रोस्पेक्टस भेज रहा है? 1 तारीख वाला। एक बात मुझे बता, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में चेंज नहीं हुआ होगा क्या? क्या चेंज हुआ होगा? डायरेक्टर बदला होगा तेरा, बहुत सारे बदलाव हो चुके होंगे कंपनी में। तो सर मैं तो फिर धोखा दे रहा हूं किसको?
पब्लिक को बता रहा हूं ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वैसा है? नहीं है ना। लॉ मेकर ने बोला हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट में फ्लो रह गया, अब पूरे कंसेप्ट को बदल नहीं सकते ना, एक नया कंसेप्ट इसी में ऐड कर दिया। क्या बोला कि अगर तू सेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक इशू ला रहा है तो वो इशू तभी वैलिड होगा उसके साथ अटैच कर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या अटैच कर? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होगा? अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में जो चेंज हुआ उसकी बातें लिख। अब क्या पब्लिक को धोखा दे रहा हूं? करंट बातें मैंने उसको बता दी, भैया प्रोस्पेक्टस मेरा पुराना वाला है, लेकिन बाकी कंटेंट मैंने तुझे नए वाले बता दिए कि हमारी कंपनी में क्या चेंज है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार प्रोस्पेक्टस बना के अप्रूव करवा दिया और 1 साल, लेकिन ध्यान से दिस सेल्फ प्रोस्पेक्टस का लाइफ ओनली 1 पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बाद तुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। और ऐसा प्रोस्पेक्टस जनरली बैंकिंग कंपनी बनाती है, नॉर्मल कंपनी जैसे प्रोस्पेक्टस इस्तेमाल नहीं करती है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं कर सकती, कर सकती है। जिसको भी पैसे की जरूरत है वो सब करो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, विदाउट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तुम्हारा इशू इनवैलिड माना जाएगा। याद रहेगा? देखो क्या लिखा है, शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और claim of securities included therein are issued for subscription in one or more issued over a certain period without issue of a further prospectus. This section permits any class or class of companies as prescribed by the SEBI to file a self prospectus with the registrar at the stage of first offer of securities for a period of 1 year. ठीक है, ध्यान से बेटा, मैंने 1 ईयर बोला। कैसा बोला? 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कैलेंडर भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है। यानी पहली बार जब तूने इशू लाया वहां से लेके 1 साल तक वो प्रोस्पेक्टस तेरा वैलिड रहेगा। Hence, where a company wishes to assess capital market more than once during a year, it need not issue further prospectus in respect of the second or subsequent offer of a securities included in the such prospectus for a period of 1 year. तो मैंने क्या बोला था, इस prospectus का लाइफ ओनली कितना होता है? 1 साल। आगे, a company filing a self prospectus, however, is also required to file information memorandum containing all material fact of a new changes created and change in financial position of the company with the registrar, which accrued within 1 month prior to the issue of second subsequent offer under the self prospectus. समझ में आया सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट? सिंपल लॉ मेकर क्या बोल रहा है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड तभी होगा जब तू चेंज बता मुझे। याद रहेगा, ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट्स एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो अभी तक हम शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग 5 बातें पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? वॉलेंटरी, दूसरा एवरेज, तीसरा डीम प्रोस्पेक्टस, चौथा सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? आ जाओ, लास्ट है बेटा आरएचपी। लास्ट है तुम्हारा आरएचपी। बताया था आरएचपी क्या होता है? एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें क्या नहीं लिखा होता, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता है, कितना पैसा मंगा रहा है और एक शेयर्स का इशू प्राइस, बस। इसी को क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हमेशा याद रखना, फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले आरएचपी होता है। फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले क्या होता है? आरएचपी। जो बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहा है ना, जब वो सेबी पढ़ेगा, सेबी में लॉ लिखा हुआ है कि आरएचपी कब जाएगा? प्रोस्पेक्टस से पहले, यानी ओपनिंग ऑफ ऑफर से कितने दिन पहले आरएचपी जाती है। तो कि आरएचपी से मुझे क्या पता चल जाता है? मेरा फेट ऑफ मोशन, कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो याद रहेगा पक्का? चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेमेडीज। चलो अब आप ही मुझे बताना, प्रोस्पेक्टस बना कौन रहा है? कंपनी यानी प्रमोटर। कंपनी के बिहाफ पे कोई भी ऑथराइज बंदा प्रोस्पेक्टस बना रहा है। अब मुझे बताओ, प्रोस्पेक्टस अगर बना रहा है कंपनी, तो सेक्शन 26 देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कंपनी की। मींस इन्वेस्टर को थोड़ी पता है सेक्शन 26 में क्या लिखा हुआ है, यानी इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी कि वो सेक्शन 26 के कंटेंट को ना छेड़े। किसकी ड्यूटी है? कंपनी की ड्यूटी है कि तुम 26 के कंटेंट को ना छेड़ो। अगर कल के दिन तुमने 26 के कंटेंट को छेड़ा तो मुझे बताओ, हु इज लायबल? इन्वेस्टर। कौन लायबल होगा? कंपनी। और कंपनी में कौन? जिसने प्रोस्पेक्टस बनाया है। क्लियर है? अब बात सुनो बेटा, प्रोस्पेक्टस में ओपिनियन किसकी होती है? एक्सपर्ट की। क्या मैं एक्सपर्ट को लायबल करूं? यस। ओपिनियन किसने दिया था? तू नहीं दिया था ना कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो तू भी लायबल होगा।
सर दो टाइप की लायबिलिटी होती है इनकी, जिसने भी प्रोस्पेक्टस बनाया उसकी दो टाइप की लायबिलिटी होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लायबिलिटी में क्या लगेगा? फाइन। और क्रिमिनल में जेल। तो क्रिमिनल लायबिलिटी का सेक्शन कौन सा है कंपनी लॉ में? 447। क्लियर है? अच्छा ध्यान से, सर अगर प्रोस्पेक्टस बनाने वाले के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी लग गया, मतलब 447 लग गया, उससे नहीं बच पाओगे तुम। जो लग गया वो लग गया। लेकिन अगर तेरे ऊपर सिविल लायबिलिटी लगाएगी, मतलब फाइन, तो बच सकता है। उसके लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी। पहला, मान लेते हैं प्रोस्पेक्टस बनाने में प्रमोद इन्वॉल्व था, तो प्रमोद के ऊपर सिविल लायबिलिटी लगाई जा रही है, लेकिन प्रमोद बच सकता है सिविल लायबिलिटी से। दो केस। पहला, प्रमोद ये प्रूफ कर दे कि जिस मीटिंग में प्रोस्पेक्टस अप्रूव हुआ उसमें मैं नहीं था। ठीक है? अच्छा, प्रमोद ये प्रूफ कर दे कि जिस मीटिंग में प्रोस्पेक्टस अप्रूव हुआ मैं था, मैंने प्रोस्पेक्टस रीड भी किया, मुझे गलत बातें पता चली, मैंने मैनेजमेंट को बोला भी कि ये चीजें गलत है, मैनेजमेंट ने नहीं सुना, तो मैंने एक पब्लिक नोटिस निकाल दी और लोगों को बता दिया कि प्रोस्पेक्टस में ये बातें गलत लिखी हुई है। समझा? तो प्रमोद अपनी सिविल लायबिलिटी से बच सकता है। मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं बोला ना बच ही जाएगा? बच सकता है, मतलब मर्सी किसका होगा? एनसीएलटी डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा भाई फाइन लगाऊं या नहीं लगाऊं। समझ में आया? लेकिन 447 लग गया, अब नो एक्सक्यूज। याद रहेगा? तो आपसे किसी ने पूछा कि प्रोस्पेक्टस अगर गलत हो जाए तो क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो सीधा क्या बोलोगे? दो रेमेडीज अवेलेबल है। कौन कौन सी? सिविल और क्रिमिनल। सिविल में क्या होगा? हम फाइन वसूल कर सकते हो, क्रिमिनल में जेल। 447। क्लियर है? तो देखो वहां पे लिखा हुआ है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस, सीधा लिखा मैंने 447। क्लियर है? ध्यान से, यहां पे जो 447 की पेनल्टी है वो ओल्ड वाली लिखी हुई है, मैंने सबको 447 की न्यू वाली पेनल्टी लिखा चुका हूं। याद रहा कुछ? 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लेस, और अगर 10 लाख से भी कम है तो 5 साल का मैक्सिमम जेल और 50 लाख का मैक्सिमम फाइन। लिखवा चुका हूं, सबको मल्टीपल टाइम बताया हूं। तो वो वाली पेनल्टी याद रखना 447। ठीक है? एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है? सिविल लायबिलिटी। क्या बोला था? सिविल लायबिलिटी से बच सकते हैं कौन से दो केस? पहला, तुम उस मीटिंग में नहीं थे, और दूसरा थे और तुम्हें गलत बातें पता चली, क्या निकाल दिया तूने? पब्लिक नोटिस। करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एक्शन इफेक्टेड बाय पर्सन। एक बात मुझे बताओ सर, आपने ये तो समझा दिया कि सिविल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी है, क्या आपको लगता है कंपनी बातें सुनेगी इन्वेस्टर की? फॉर एग्जांपल आप सब इन्वेस्टर हो, करेक्ट है? टाटा कंपनी के शेयर्स या रिलायंस के तूने शेयर्स खरीदे, इसमें से मोनिस को सिर्फ पता चला कि भाई गलत लिखा हुआ है, मोनिस केस फाइल करे, क्या मोनिस का सुना जाएगा? नहीं। क्या मोनिस का सुना जाएगा? नहीं। तो बोला आप सिंगल भी केस फाइल कर सकते हो और कलेक्टिव लोग मिलके भी केस फाइल कर सकते हैं। जब आप कलेक्टिव लोग मिलके केस फाइल करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा क्लास एक्शन। क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 37, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैव बीन affected by any misleading statement or inclusion or omission of any matter in the prospectus to file a suit or initiate any other action under section 34, 35, 36 of the act. This is known as class action suit and for the first time introduced in the company law. It may be noted that the right to claim compensation for any loss or damage sustained by reason of misrepresentation in a prospectus is available only to the person who has subscribed for the shares or debenture on the faith of the prospectus containing misrepresentation. मतलब क्या? तुझे नहीं पता था कि गलत लिखा है, मतलब तूने ट्रांजैक्शन कैसे किया? गुड फेथ में, तो ही तू क्लेम कर पाएगा। सर मैं क्लेम करने के लिए गया लेकिन मुझे क्लेम नहीं मिला, उस सदमे में मर गया, तो क्या मेरा रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकता है? बोला यस। याद रहेगा? पक्का। लेकिन ध्यान से, ऐसा तभी होगा जब तुमने शेयर्स खरीदने के टाइम में नॉमिनी अपॉइंट कर रखा हो। अगर नॉमिनी ही नहीं है तो कहानी खत्म भाई। याद रहेगा? चलिए, तो ये हमारा बेटा प्रोस्पेक्टस का टॉपिक यहां पे एंड हो जाता है।
अब इस प्रोस्पेक्टस के टॉपिक में 2-3 बातें एक्स्ट्रा ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला, इंडिया में 2 टाइप की कंपनी है, लिस्टेड और लिस्टेड कंपनी के ऊपर किसके रूल लगेंगे, सेबी के, और अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर सिर्फ कंपनी लॉ लगेगा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो प्रोस्पेक्टस अप्रूव किससे करवाना, देखो सेक्शन नंबर 24 पावर ऑफ सेबी। सेबी क्या बोलता है कि भैया अगर लिस्टेड कंपनी होगा तो प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जाने से पहले मेरे पास आना चाहिए, पहले मैं अप्रूव करूंगा उसके बाद आरओसी। इतना याद रखना, कंपनी लॉ की अथॉरिटी में और सेबी की अथॉरिटी में बहस होगी ना बेटा, जीतेगा कौन, ओनली सेबी। हो सकता है कुछ मैटर में कंपनी लॉ की अथॉरिटी जीत जाए, लेकिन उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, एनसीएलटी कोर्ट के पास। लेकिन सेबी ने बोल दिया, वो ब्रह्मा का लकीर है बेटा, लिस्टेड कंपनी को सेबी की ही बात सुननी पड़ेगी। मान लो सेबी और कंपनी लॉ में कलेश हो रहा है, सुनेंगे किसकी हम, सेबी। समझा, जो भी मोर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तुमने प्रोस्पेक्टस में कोई टर्म्स चेंज करना चाहता है कर, लेकिन एसआर पास कर। क्या पास करेगा, एसआर। अच्छा ये बताओ एसआर के रिगार्डिंग कौन सा फॉर्म फाइल होता है, एमजीटी 42। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमेटलाइज फॉर्म। ध्यान से, पब्लिक इशू फिजिकल नहीं हो सकता, कैसे होगा, डीमैट फॉर्म में होगा। क्लियर है। एंड लास्ट, पनिशमेंट फॉर इम्पर्सोनेशन। मतलब क्या, किसी को फोर्स कर रहे हो, भाई तू मेरी कंपनी का शेयर्स ले, क्या कर रहे हो तुम, फोर्स कर रहे हो। देखो क्या लिखा है, दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट पनिशमेंट फॉर दोज पर्सन हु अप्लाई इन फिक्टिशियस नेम और मेक मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट नेम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सरनेम और अदरवाइज इंड्यूस कंपनी टू अलॉट शेयर्स। कंपनी को फोर्स कर रहे हो कि भाई आप मेरे नाम पे ही ऐसे शेयर्स अलॉट कर दो, मैं आपको जैसा बोल रहा हूं वैसा कर दो, मैं डब्बी नाम बता रहा हूं, तो ऐसे में सीधा AK-47 चलाएगा डिपार्टमेंट, 447 की पेनल्टी लगेगी। याद रहेगा, पक्का। चलिए, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, सुनो अब डायग्राम समझना बेटा। कंपनी ने क्या इशू किया, किस लिए, किस लिए, इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसी के लिए किया। चलो अब लोग क्या करेंगे, इस इन्विटेशन के बाद क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन। क्या भेजेंगे, और एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट। क्या होगा, अलॉटमेंट। तो अभी हमने प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या कर दिया, लोगों को इनवाइट कर दिया, अब लोग क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे क्या होगा, तो हमें टॉपिक एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए, अलॉटमेंट पढ़ना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी ने इनवाइट कर दिया, लोग उस इनविटेशन के हिसाब से क्या करेंगे, एप्लीकेशन। कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलॉटमेंट। कैसे किया जाता है अलॉटमेंट, ध्यान से, आपसे कभी कभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अलॉटमेंट करने वाली अथॉरिटी कौन होती है, हु विल अलॉट, हु विल अलॉट। देखो नेक्स्ट पेज पे आपको अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिखा हुआ है। चलिए, सबसे पहला अलॉटमेंट का मतलब क्या है, जो एप्लीकेशन आया उसमें हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉट करेंगे। याद कीजिए 11th क्लास में जब आपकी छोटी छोटी मैडम अकाउंट्स पढ़ाती थी तो उसमें क्या करते थे बेटा, प्रोराटा करते थे। प्रोराटा कैसे करते थे, कैसे करते थे प्रोराटा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था तो हम टोटल जितना उन्होंने ऑफर, जितना उन्होंने अप्लाई किया उतना नहीं करते थे, नंबर ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से हम उनको क्या करते थे, अलॉट करते थे। प्रोराटा की एंट्री सीख रखिए ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, हमेशा एप्लीकेशन लगाना तेरी मर्जी, लेकिन अलॉटमेंट तो हमेशा कैसे होगा, प्रोराटा पे। लेकिन प्रोराटा का इस्तेमाल कब करेंगे, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी मीन्स एन एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आउट ऑफ previously unappropriated capital of a company of a certain number of securities to the person who have made the application। ठीक है, चलो अलॉटमेंट के 4 प्रिंसिपल है बेटा। पहला, अलॉटमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करेगा, दूसरा, अलॉटमेंट होना चाहिए बेटा विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम। चलिए, सबको शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा चुका हूं, टाइम बताना कितना था, अलॉटमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 60, और डिबेंचर के लिए 6 महीना,
नेक्स्ट, अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एंड लास्ट, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो तेरे घर पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाना चाहिए। बिना लेटर ऑफ अलॉटमेंट मैं नहीं मानूंगा कि मुझे अलॉटमेंट हुआ है। समझ में आ रहा? पक्का? चलिए, अब अलॉटमेंट करते कैसे? सबसे पहला स्टेप होता है बेटा एप्लीकेशन मनी। आपको याद है, आप अकाउंट्स जब पढ़ते हो तो आज तक अकाउंट्स में एप्लीकेशन मनी जो फेस वैल्यू होता है वो 10 ही रहता है। उसके भी यहाँ पे एप्लीकेशन मनी होता है 2 रुपये, या फिर 2 रुपये अलॉटमेंट, फिर 3 रुपये फर्स्ट कॉल। आपने देखा होगा एप्लीकेशन मोस्टली 2 रुपये होता है या 1 रुपये होता है। ऐसा क्यों? उससे कम क्यों नहीं? क्योंकि लॉ है इसका। क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन मनी कभी भी नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होनी चाहिए। समझा? एप्लीकेशन मनी कभी भी नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5% का पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम में मंगाओगे ही मंगाओगे। आपको बताऊं, ये धोखा है। आज के दिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी कुछ नहीं करती। कंपनी पूरा पैसा मंगाती है। कंपनी पूरा पैसा मंगाती है। जो हम अकाउंट से पढ़ रहे थे ना, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ऐसा कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। कंपनी पूरा पैसा मंगा के रखती है। स्टार्टअप कंपनी के लिए सर, अगर जिसके पास पैसे ही नहीं है, हाँ, तो वो भी पूरा पैसा मंगाती है। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर वो अपने शेयर्स का प्राइस, जनरली स्टार्टअप कंपनी जो है ना, पैसा प्राइवेट फंड में लेती है या गवर्नमेंट फंड में लेती है। स्टार्टअप करने के लिए भी प्रमोटर कैपिटल तो लगेगा ना। हाँ, तो उसका तो खुद के कैपिटल के लिए मैं खुद से पूछूं। प्रमोटर नहीं सर, अगर पब्लिक नहीं, मतलब स्टार्टअप कंपनी में जनरली पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती। पब्लिक नहीं, फ्रेंड्स को शेयर इशू करना है, उसके पास 8 रुपए के हिसाब से वो बोल रहा है मुझे पर शेयर प्राइस है 10, तो कौन सी नरियस तो हो सकता है ना सर? फिर जनरली नहीं होता, तो मजबूरी है ना सर। जनरली नहीं होता। तो जनरली स्टार्टअप कंपनी को पैसा गवर्नमेंट फंड करती है। या तो गवर्नमेंट फंड करेगी, या तो अगर प्राइवेट इक्विटी वो लेगा भी ना, तो इक्विटी में वो ऐसा करेगा कि मेरा 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो अभी 2 दे दे, अभी 3 दे दे, अभी 4 दे दे। ऐसा जनरली हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हमेशा नहीं होता। तो एप्लीकेशन मनी समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से, अगर तूने एप्लीकेशन के टाइम पे ज़्यादा भेज दिया ना, तो तेरा एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। समझा? एप्लीकेशन के टाइम में तूने ज़्यादा पैसा भेज दिया तो तेरा पैसा हम एडजस्ट कर देंगे किसमें? अलॉटमेंट में। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ध्यान से बेटा, अब यहां पे 2 बातें बताऊंगा। सेबी बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? अगर 10 लाख का इशू लाया तो 9 लाख का एप्लीकेशन तो आना चाहिए। कंपनी लॉ साइलेंट है इस मैटर पे। कंपनी लॉ बोलता है तू डिसाइड कर तुझे कितना मिनिमम चाहिए। यानी कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर डिसाइड करते कि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। मान लो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर ने और कंपनी ने मिलकर डिसाइड कर दिया 40% मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं 10 लाख का इशू ला रहा हूं तो 40% कितना? 4 लाख। तो 4 लाख मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? 10 लाख का इशू कर रहा हूं, कंपनी ने कितना डिसाइड किया? 40, लेकिन सेबी क्या बोलता है? 90। तो अब मुझे बताओ कौन सी लॉ फॉलो करेंगे? तो लिस्टेड कंपनी के लिए ऑलवेज कितना होता है? 90। और अनलिस्टेड के लिए अपने हिसाब से सोच ले, तुझे जो इतना भी मंगाना है। ठीक है, अब तूने सोच लिया मुझे 40 आना चाहिए, सेबी तो बोलता 90। तूने सोच लिया, अनलिस्टेड कंपनी ने सोचा 40। तो ध्यान से, 40 कब तक आ जाना चाहिए? तो देखो लिखा हुआ है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 30 दिन में तेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। सर नहीं आया तो क्या करें? आगे के 15 दिन में पैसा जिससे मंगाया था सबको वापस कर विदाउट इंटरेस्ट। और 15 दिन के बाद तूने 16वां दिन कर दिया ना, तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, वो भी कितना? 15% पर एनम। ध्यान से, इंटरेस्ट कहां से काउंट होगा? 15 दिन के बाद से। 15 दिन के बाद से मतलब 16वें दिन से। याद रहेगा? पक्का? अब ध्यान सुन बेटा, कंपनी जब भी पब्लिक इशू मंगाती है ना, पब्लिक इशू मंगाने से पहले लिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है किस में? स्टॉक एक्सचेंज में। जब कंपनी लिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है स्टॉक एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं दिया, तो भी तुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो भी तुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया हम लिस्टिंग नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे आपका। अब ये कंपनी को बुरा लगा, कंपनी कंप्लेन कर सकती है एनसीएलटी को, सॉरी सैट को। किसको? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को। जब तक सैट के पास केस पेंडिंग है तब तक पब्लिक इशू वैलिड है। अगर सैट ने बोल दिया नहीं ला सकते आप, तो ही वो क्या माना जाएगा? डिस्क्वालिफाइड।
अब उसको वहां से 15 दिनों के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। सेट का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। जिस तरीके से कंपनी लॉ के मैटर एनसीएलटी में जाते हैं, वैसे ही सेबी के मैटर सेट में जाते हैं, और सेट से फिर जाता है कोर्ट में। क्लियर है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। लिस्टिंग परमिशन बता दिया, बिना लिस्टिंग के बेटा पब्लिक इशू नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट आती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जब आपका अलॉटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका रिटर्न भेज देना किसको? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन कहां से? जहां से आपका क्लोजिंग हुआ। कौन से फॉर्म में? पास 3 में। कौन से फॉर्म में? पास 3 में। सर क्या भेजूं लिख के पास 3 में? सिंपल, पहला लिस्ट ऑफ अलॉटी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, क्या प्राइस पे अलॉट किए। देन कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, किसके साथ? अंडर विच सिक्योरिटीज हैव बीन अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर किसी को तूने अदर देन कैश में भेजा है तो उसका अलग से डिटेल भेजेगा। वेयर द बोनस सिक्योरिटी हैज बीन अलॉटेड, तो किस किस को तूने बोनस अलॉट किया। समझ में आ गया? पक्का? चलो अब यहां पे एक कंसेप्ट समझेंगे बेटा, अंडरराइटर। ठीक है, चलो पहले दो बातें समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है अंडरराइटर, एक होता है ब्रोकर। दोनों में डिफरेंस क्या है? अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो ये बोलता है कि पहले मैं तेरे शेयर्स बिकवाने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं बिका तो मैं खरीद लूंगा। समझा? जबकि ब्रोकर क्या बोलता है? मैं बस तेरे लिए बायर ढूंढूंगा, नहीं खरीदा तेरी भगवान भरोसे, मैं नहीं खरीदूंगा। यही डिफरेंस है किसमें? अंडरराइटर में और ब्रोकर में। दोनों बेटा कमीशन पे काम करते हैं। दोनों किस पे काम करते हैं? कमीशन पे। बट अंडरराइटर गारंटी इस बात की देता है कि शेयर्स मैं खरीद लूंगा, अगर किसी ने मार्केट में नहीं लिया तो मैं खरीद लूंगा। क्लियर है? चलो अब लॉ मेकर ने क्या बोला? ठीक है, अगर तू अपने इशू के लिए अंडरराइटर अपॉइंट कर रहा है तो कुछ कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, सेक्शन नंबर 40 देखो क्या लिखा हुआ है। जब भी आप अंडरराइटर अपॉइंट करोगे उसके कुछ कंडीशन है। पहला, अंडरराइटर अपॉइंट करने की बात तेरे आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। उसको कमीशन पे करने की बात तेरी आर्टिकल में लिखी होनी चाहिए, मतलब आर्टिकल ऑथराइज करेगा। सेकंड, कमीशन का रेट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इक्विटी का, और अगर डेट है तो 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलोगे अमित सर आपने 5% और 2.5% तो बता दिया, किसका 5%? जितने का उसने गारंटी लिया है। फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है 30 लाख के शेयर्स मैं लूंगा, तो 30 लाख का 5%। ध्यान से, अंडरराइटर कभी भी क्यूआईबी के शेयर्स को अंडरराइट नहीं करेगा, वो ओनली पब्लिक के शेयर्स को अंडरराइट करेगा। याद रहेगा? नेक्स्ट, अंडरराइटर कमीशन शैल नॉट बी पेड ऑन दोज सिक्योरिटी विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक। मतलब राइट इशू, बोनस इशू, क्यूआईबी, ये सब पब्लिक को दिया था तूने, तो इसका अंडरराइटिंग नहीं हो सकता। कमीशन में भी पेड कहां से? करंट ईयर के प्रॉफिट से। कहां से? करंट ईयर की प्रॉफिट से। और कहां से बेटा? लास्ट ईयर के रिजर्व से नहीं है क्या? कमीशन पेड करना है या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से या प्रोसीड्स ऑफ इशू से। प्रोसीड्स ऑफ इशू से। क्लियर है? नेक्स्ट, द नेम ऑफ अंडरराइटर एंड द रेट ऑफ कमीशन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस शुड ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर जिसका वो अंडरराइटिंग करने वाला है। एंड लास्ट, a copy of underwriting agreement should be delivered to the registrar along with the prospectus. समझा? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो ये याद रखना बेटा, प्रोस्पेक्टस में सारी बातें आपको लिखनी पड़ती है। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। सर राइट इशू और बोनस इशू करवा चुका हूं मैं, कौन से चैप्टर में? शेयर कैपिटल में। ठीक है, वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने नहीं करवाया था। सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी 200 से कम लोगों को शेयर्स इशू कर रही है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकती है? प्राइवेट कंपनी। क्या पब्लिक नहीं कर सकती? कर सकती है ना। 200 से ज्यादा होगा तो पब्लिक इशू हो जाएगा। ठीक है, तो 400 नंबर के पेज पे जो मैंने लिखा है वो अपने काम का नहीं है, सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो वहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर।
ठीक है, इसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है बेटा? पास 4। और इसके लिए क्या भेजते हैं हम? लेटर ऑफ ऑफर। इसके लिए प्रोस्पेक्टस नहीं जाता। ठीक है, अब देखो कंडीशंस क्या क्या है। पहला, अ कंपनी शेल नॉट मेक एनी प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस द सेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय एसआर। एसआर पास कर बेटा। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज्यादा लोगों को मत करना। तीसरा, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज कम से कम 20,000। ध्यान से, प्राइवेट प्लेसमेंट में उसको शेयर्स देना जिसको 20,000 की शेयर्स खरीदने की औकात हो। जो 20,000 से कम का शेयर्स खरीदना चाहता है उसको बोल बेटा लाइन में लग, तेरे लिए ये है ही नहीं। इसको ऐसा समझ लो वीआईपी कोटा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना है बेटा। नो फ्रेश अलॉटमेंट टू बी मेड अनलेस अर्लियर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड। पुराना वाला कंप्लीट करो फिर नया करना। एंड लास्ट, कंपनी शेल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड। किसमें? पास 5 में। तो 2 फॉर्म याद रखो, पास 4 में प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर जाता है और पास 5 में रजिस्टर मेंटेन होगा। कोई दिक्कत? चलो, व्हेन ट्रीटेड एज ए पब्लिक ऑफर, कब माना जाएगा पब्लिक ऑफर? जब 200 से ज्यादा लोगों को करेंगे तो क्या मान लेंगे इसको हम, और अप टू 200 लोगों तक करेंगे तो क्या मानेंगे? इट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी ने 200 से ज्यादा लोगों को पैसा मंगा लिया, क्या गलत किया? बोला गलत तो किया तूने। क्या गलत किया? प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन का वॉल्यूशन किया। लेकिन तेरा पैसा मंगाना गलत कब कहलाएगा? तू सेबी के लॉ फॉलो कर ले, मैं पैसा मंगाना गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स इशू कर दे, क्या मान लूंगा मैं उसको? डीम्ड पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू के लिए कौन सा लॉ लगता है? सेबी का। तो तू प्राइवेट कंपनी, अभी भी तू प्राइवेट कंपनी ही कहलाएगा, लेकिन तेरे ऊपर किसके नॉर्म्स लगा दूंगा मैं? और सेबी के नॉर्म्स का नाम है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। 2018 का रेगुलेशन फॉलो कर लो तुम। समझा? नेक्स्ट आ जाओ, ऑफर टू बी मेड ओनली टू द नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। ध्यान से, ऑफर कभी पब्लिक में नहीं जाएगा, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को जाएगा। चलो अब यहां पे कंपैरिजन करके पढ़ना। नॉर्मल अलॉटमेंट का टाइम, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टाइम कितना था? 30 दिन। इसका है बेटा 60 दिन। कितना? अच्छा मुझे बताओ, 30 दिन में पैसा नहीं आया या 60 दिन में पैसा नहीं आया तो वहां क्या था? 15 दिन में वापस करेगा। कैसे? विदाउट इंटरेस्ट। यहां भी सेम प्रोविजन है बेटा, 15 दिन में वापस कर दिया विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा 15 दिन के बाद वहां इंटरेस्ट कितना था? यहां पे है 12%, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट निकालने का तरीका अलग है। सुनो इधर, ये मेरा नॉर्मल ऑफर है और ये मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां पे कितने दिन में आना चाहिए और यहां पे कितने दिन में? 60 डेज। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट लगेगा 15 डेज तक नो इंटरेस्ट। यहां भी क्या है? 15 डेज तक नो इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 15 डेज क्या लगेगा? आफ्टर 15 डेज यानी फ्रॉम 16th डे क्या लगेगा? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब यहां पे देख बेटा, आफ्टर 15 डेज क्या लगेगा? एट द रेट ऑफ 12%। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट डे। मतलब 60 दिन का भी इंटरेस्ट लूंगा मैं। समझा दोनों का डिफरेंस क्या है? यहां पे इंटरेस्ट कब से शुरू हो रहा है? 16वें दिन से। यहां पे उस 60 दिन का रिलैक्सेशन जो दिया था ना, अब उसका भी इंटरेस्ट लूंगा। क्लियर है? देखो वहां पे लिखा हुआ है ना, लाइबल इज मनी पेड विथ इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ CX डेट दे। मतलब क्या? ये जहां पे पीरियड खत्म हुआ ना, यहीं से इंटरेस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा। यहां पे इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? यहां से। और यहां पे इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट कर दूंगा? 60वां दिन खत्म हुआ, इन 15 दिन का भी क्या ले लूंगा मैं तेरे से? इंटरेस्ट। यहां पे 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं लूंगा। याद रहेगा? पक्का? क्लियर है? अच्छा ध्यान से, अगर तूने प्राइवेट प्लेसमेंट के किसी भी लॉ का वॉलेशन किया, किसी भी लॉ का वॉलेशन किया, तो पेनल्टी लग जाएगी बेटा। तूने जितने का वॉलेशन किया और 2 करोड़, विच एवर इज हाइयर। जितने का वॉलेशन किया और 2 करोड़, विच एवर इज हाइयर।
हायर लिखा हुआ है, हाँ हायर, विच एवर इज हायर, याद रहेगा। इंटरेस्ट का फंडा याद रहेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट 16वें दिन से, यहाँ पे इंटरेस्ट 60वें दिन के बाद से ही, समझा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट डे। क्लियर। इसी के साथ हमारा छोटा सा टॉपिक प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। जबरदस्ती का नहीं, लास्ट वाला मन बना ना,